नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर मदुरै में भाजपा कोर कमेटी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच सफलतापूर्वक जारी। अमेरिका में प्रतिनिधि मंडल ने दिया आतंक के विरुद्ध संदेश। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की हुई स्वदेश वापसी। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार। असम के 12 जिलों में 3 लाख से अधिक लोग अभी भी प्रभावित। वहीं सिक्किम में राहत एवं बचाव अभियान जारी। कोलंबिया में भाषण दे रहे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर जानलेवा हमला। सिर पर मारी गोली। बोगोटा में कर रहे थे चुनावी रैली को संबोधित। और अमेरिका की कोको गॉफ ने बेलारूस की आरियाना साबालेंका को हराकर जीता विमेंस सिंगल्स खिताब। वहीं पुरुष एकल में आज यानिक सिनर और गत विजेता कार्लोस अल्कराज होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु भाजपा की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और राज्य, जिला और मंडल स्तर के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भाजपा के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं से मिलने को उत्सुक हैं। शनिवार देर शाम को अमित शाह मदुरै पहुंचे। भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन और तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। पार्टी नेताओं का मानना है कि उनके दौरे से 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी को बल मिलेगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कर्नाटक के दौरे पर होंगे। शिवराज विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बेंगलुरु में किसानों के साथ संवाद करेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से शुरू हुआ था, जो 12 जून तक चलेगा। इस 15 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 राज्यों का दौरा करेंगे। एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम के मंत्र के साथ कृषि मंत्रालय और भारतीय अनुसंधान परिषद की ये अनूठी पहल किसानों के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है। प्रतिदिन लाखों किसान वैज्ञानिकों से सार्थक संवाद कर रहे हैं। और मणिपुर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर 5 जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को बंद कर दिया है। शनिवार रात 11:45 से लेकर 5 दिनों के लिए यह आदेश दिया गया है। इनमें इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थोबल, विष्णुपुर और काकचिंग शामिल हैं। वहीं विष्णुपुर में अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। दरअसल यह आदेश शनिवार रात आरामबाई तेंगगोल नामक मैतेई समुदाय के नेता की गिरफ्तारी के बाद इम्फाल में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद जारी किया गया है। प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ संदेश, तस्वीरें और वीडियो प्रसारित कर सकते हैं, जिससे शांति भंग हो सकती है और कानून व्यवस्था की स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। जारी आदेश में कहा गया है कि ये फैसला आपात स्थिति में बिना पूर्व सूचना के लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या उकसावे को रोका जा सके। आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें। और सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल आज स्वदेश वापस लौट आया है। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत प्रतिनिधि मंडल 6 देशों की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटा है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम के तहत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में पूरे विश्व को बताया गया। पहलगाम के बर्बर आतंकवाद के खिलाफ बहुत गुस्सा है देशों में और सबों ने कंडेम किया, सहानुभूति की। ये एक बहुत नई बात है और जिस उद्देश्य से हम लोग को भेजा गया था, वी सॉ ए ग्रेट कन्वर्जेंस, बी इट इंग्लैंड,
be it Germany, be it Copenhagen, be it Germany और इवन इन ब्रसल्स, हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गए और हर जगह एक स्वर से इसकी आलोचना हुई। और सांसद दगुबती पुरंदेश्वरी ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवाद के सबूत पूरी दुनिया को दिखाए गए। We have spoken to government officials, representative of governments, MPs, and even Indian diaspora who are living in other countries. And we have also produced evidence of the terrorism that India has been suffering under to the government representatives and the MPs and the officials as well. So they are seized of the effect of terrorism. They are seized that India is suffering. And after the evidences have been given to them and produced to them, they have definitely said that they would stand by India and would support us in our fight against terrorism. सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवाद के खेल को पूरा विश्व समझ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर का जो भी मैसेज था वो दुनिया को दिया है, थिंक टैंक से लेकर, डायस्पोरा से लेकर, पार्लियामेंटेरियन से लेकर और मीडिया से लेकर पूरी बात रखी है और कम्युनिटी को बताया है, पूरी यूरोप को बताया है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म और पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है होता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को धार देने और वैश्विक समुदाय को अपने रुख से परिचित कराने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 5 देशों की यात्रा पर है। शशि थरूर अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ कल अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने ये भी लिखा कि ये आश्चर्यजनक है कि विश्व की कई राजधानियां महात्मा गांधी की मूर्तियों और प्रतिमाओं से सजी हुई हैं, जो 20वीं सदी के शांति, अहिंसा और मानव स्वतंत्रता के सबसे बड़े दूत थे। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से हवा की गुणवत्ता एक बार खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। ग्रैप 1 लागू होने के बाद होटलों व रेस्तरां में कोयले व लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ग्रैप 1 के उपायों के तहत पेट्रोल के पुराने व BS4 डीजल वाहनों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। बात करें असम की तो यहां भी बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। अधिकांश जिलों में बारिश में कमी आई है, जिससे कुछ प्रमुख नदियों का जलस्तर घटा है। असम के 12 जिलों में 3 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। सेना, NDRF और SDRF की टीमें युद्धस्तर पर राहत और बचाव में जुटी हैं। अब तक हजारों लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। वहीं मणिपुर में भी बाढ़ के बाद हालात बेहतर हो रहे हैं। पानी उतर गया है, लेकिन कई इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम में प्लास्टिक कचरे के कारण रुकावट पैदा हो गई है। राज्य के बिष्णुपुर इलाके में प्रशासन और स्थानीय लोग इस मुश्किल से निपटने के लिए एक साथ आए हैं। इथाई बैराज में प्लास्टिक और मलबा 5 से 6 फीट तक गहरा था। स्थिति में निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन और इथाई बैराज क्षेत्र के आसपास के निवासियों ने बाढ़ के कारण जमा हुए प्लास्टिक कचरे और अन्य ठोस कचरे से निपटने का बीड़ा उठाया। उन्हें अपनी मुहिम के तीसरे दिन ही प्लास्टिक के लगभग 5000 बैग इकट्ठा करने में सफलता मिली है। और उत्तर भारत के मौसम की बात की जाए तो यहाँ कई राज्यों में एक बार फिर भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले सप्ताह तक उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहे मानसून पर ब्रेक लगने के साथ ही मैदानी इलाकों का मौसम एक बार फिर गर्म हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ और वर्षा में कमी के चलते कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस की पार चला गया है। और अब नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं उनसे जुड़ी कुछ खबरें। भारत का विकास दरअसल देश की महिलाओं के विकास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीते 11 वर्षों में नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखा है। बीते 11 वर्षों में नारी सशक्तिकरण पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही महिलाओं के लिए एक समावेशी और सशक्त भविष्य की नींव रखी। ये सिर्फ योजनाओं का आरंभ नहीं था, बल्कि सोच में परिवर्तन का प्रारंभ था। देश भर में महिलाओं को आत्मनिर्भर, शिक्षित, सुरक्षित और समान अवसरों से युक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गईं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर स्टैंड अप इंडिया तक, वित्तीय समावेशन और डिजिटल कौशल से लेकर रक्षा, राजनीति और स्टेम में प्रतिनिधित्व तक इन 11 वर्षों ने करोड़ों महिलाओं के लिए अवसर, सम्मान और नेतृत्व के नए द्वार खोले हैं। 2015 में हरियाणा से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने लिंगानुपात को सुधारने और समाज में बालिकाओं के प्रति सोच में बदलाव लाने का काम किया। आज न सिर्फ कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में कमी आई है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं ने महिला उद्यमिता को गति दी है। बीते 11 वर्षों में लाखों महिलाओं ने छोटे और मझोले उद्योग स्थापित किए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 70% ऋण महिलाओं को दिए गए हैं, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, बल्कि वो अपने समुदायों में प्रेरणा स्रोत भी बनी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खोले गए, जिससे उन्हें पहली बार वित्तीय दुनिया से सीधा जुड़ाव मिला। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान ने महिलाओं को ऑनलाइन लेन देन, सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच और स्वरोजगार के डिजिटल माध्यमों से जोड़ने में मदद की है। पहली बार महिलाओं को स्थायी कमीशन के रूप में भारतीय सेना में शामिल किया गया। नौसेना और वायुसेना में भी महिला अधिकारी आज युद्धपोत और लड़ाकू विमानों का संचालन कर रही हैं। राजनीति में महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी बढ़ी है। ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। सितंबर 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। इसरो के चंद्रयान और मंगलयान जैसे अभियानों में महिला वैज्ञानिकों की प्रमुख भूमिका रही है। ये भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता में महिलाओं के योगदान का प्रमाण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कॉलरशिप योजनाओं ने लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया है। IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजों और शोध संस्थानों में आज बड़ी संख्या में महिलाएं प्रवेश ले रही हैं। साथ ही निजी और सरकारी क्षेत्रों में महिला कार्यबल की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर महिलाओं को धुएं से निजात मिली है और उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा की रक्षा की। महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर और निर्भया फंड जैसी पहलों ने महिलाओं के लिए सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। पिछले 1 दशक में सामाजिक सोच में भी बदलाव आया है। अब महिलाओं को सिर्फ घरों तक सीमित न रखकर देश की भागीदारी में बराबर का हकदार समझा जाने लगा है। मीडिया, खेल, फिल्मों और व्यवसायों में महिलाओं ने नए आयाम गढ़े हैं। PV सिंधु, मिताली राज, दीपिका कुमारी और मैरी कॉम जैसी खिलाड़ियों ने भारत को विश्व मंच पर गौरवान्वित किया है। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो उसमें महिलाओं की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच कि यदि नारी को अवसर मिले तो वो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है, आज भारत की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर को बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर देश की नारी शक्ति को समर्पित कुछ पोस्ट किए। पीएम ने अपने पोस्ट में कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। स्वच्छ भारत के माध्यम से सम्मान सुनिश्चित करने से लेकर जन धन खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन तक विभिन्न पहलों ने हमारी नारी शक्ति को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उज्ज्वला योजना ने कई घरों को धुएं से मुक्ति दिलाई है। मुद्रा ऋणों ने लाखों महिला उद्यमियों को अपने सपनों को साकार करने में उन्हें सक्षम बनाया है। पीएम आवास योजना में महिलाओं के नाम पर घरों ने भी उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। विज्ञान, शिक्षा, खेल, स्टार्टअप और सशस्त्र बलों सहित सभी क्षेत्रों में महिलाएं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और कई लोगों को प्रेरित भी कर रही हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने वो दौर भी देखा है जब उन्हें कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज वे न सिर्फ विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं, बल्कि शिक्षा और व्यवसाय से लेकर हर क्षेत्र में मिसाल कायम कर रही हैं। बीते 11 वर्षों में हमारी नारी शक्ति की सफलताएं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली हैं। पहले घर घर में चूल्हा और धुआं दोनों थे। अब वहां चेहरे खिलते हैं। बेटियों का स्कूल जाना एक सपना था। अब हर बेटी देख रही है एक बड़ा सपना। खुद का व्यापार सोच से बाहर था। आज करोड़ों नारी है एक व्यापारी। शादी करके घर तो आई, पर वो घर घर न था। आज पक्के घरों में रिश्ते और पक्के हो रहे हैं। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM के तहत बिहार के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों ने 92% OPD मरीजों के तुरंत पंजीकरण के लिए स्कैन एंड शेयर सर्विस को अपना लिया है। इस सर्विस के जरिए अभी तक करीब 3 करोड़ OPD टोकन जनरेट हो चुके हैं। इस सर्विस के इतने बड़े स्तर पर अपनाने के मामले में बिहार देश में नंबर 1 पर है। बिहार के नालंदा में क्या स्थिति है आयुष्मान कार्ड भारत की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CMO जितेंद्र कुमार सिंह जी। सर, क्या स्थिति है नालंदा में? हमारे यहाँ स्कैन एंड शेयर OPD का 95% हमारे जिला का है अचीवमेंट, और बाकी आयुष्मान कार्ड का जो है वर्ष 23 में 20,172 बना था आयुष्मान कार्ड। 24 में बढ़कर 8.27 लाख हो गया। वर्ष 23-24 में 5 निजी अस्पताल खाली था। अभी निजी अस्पतालों की संख्या 38 हो गई है, निजी और सरकारी मिला के आयुष्मान से संबंधित। नालंदा जिला अंतर्गत अब तक 11,84,659 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड
एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8,534 कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं। यहाँ की अगर बात की जाए सर, तो यहाँ नालंदा में क्या स्थिति है, कैसे देखते हैं लोग, कितना इलाज करा पा रहे हैं और कितने खुद दिखाई देते हैं? इलाज बहुत को मदद मिल रहा है, 5 लाख तक फ्री है। अगर हम लोग को अस्पताल में भी मिलता है तो पैसा से, अगर कोई विशिष्ट दवा का भी ज़रूरत पड़े, ऐसे तो सब गरीब का होता है, लेकिन उन लोग का विशिष्ट दवा भी तो बाहर से खरीद के उन लोग को दे दिया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर पुरुषोत्तम प्रियदर्शी मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह देखते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल को? आयुष्मान भारत डिजिटल योजना के तहत हमारे स्वास्थ्य केंद्र में CSC सिलाव में जब पेशेंट आते हैं तो उनको स्कैन शेयर के थ्रू जनरेट पर्चा किया जाता है और ये करीब 98% जनरेट किया जा रहा है। इससे मरीजों को बहुत सुविधा होती है ताकि उनको भागदौड़ कम करनी पड़ती है। अपना ID बताते हैं और उस ID के हिसाब से काउंटर पर उनको टोकन जनरेट करके दिया जाता है और पेशेंट जब वाइटल के लिए जाते हैं नर्सिंग डेस्क पर तो सारा जांच वहां कर उनको OPD में डॉक्टर के पास भेजा जाता है। आभा के साथ कितना आसान हो गया है मरीजों का जीवन जब वो यहाँ अस्पताल में पहुँचते हैं? आभा के साथ जाहिर है कि बहुत आसान हो गया। शुरू में हम लोग को वही तकलीफ पता था और हम लोग से ज़्यादा पेशेंट को तकलीफ पता था क्योंकि उनके पास फ़ोन का समस्या था, फ़ोन लेकर नहीं आते थे। लेकिन उन लोग को भी लगा कि अब ये सुविधा हो गया है और इससे उनका जो रिकॉर्ड हेल्थ है उनको बताने का जरूरत नहीं होता है, डॉक्टर खुद देख लेते हैं डिजिटल माध्यम से। कैमरामैन नासिर शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, पटना। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 चल रहा है। अभ्यास का ये 17वां संस्करण मंगोलिया की राजधानी उलान बटार केंद्र में चल रहा है। अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों में चलने वाले गैर पारंपरिक अभियानों के संचालन पर केंद्रित ये अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के आदेश अनुसार किया जा रहा है। भाग लेने वाली टुकड़ियां आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान इस्तेमाल होने वाली प्रक्रियाओं और तरीकों का आदान प्रदान कर रही हैं। ये संयुक्त अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है। और कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगुएल उरिबे को गोली मार दी गई है। उरिबे को राजधानी बोगोटा में एक कार्यक्रम के दौरान गोली मारी गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजधानी बोगोटा के मेयर कार्लोस गलान ने कहा कि फॉन्टिबोन जिले में हमले के बाद उरिबे को ICU में भर्ती कराया गया। साथ ही कोलंबिया की राजधानी में अस्पतालों के पूरे नेटवर्क को अलर्ट पर रखा गया है। आज विश्व महासागर दिवस है। महासागर पृथ्वी के 70% से अधिक भाग को कवर करता है। महासागर हमारे ग्रह पर जीवन और हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। वो धरती की जैव विविधता का महत्वपूर्ण स्रोत है और जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागर इकोसिस्टम में कई तरह से मददगार है। ये धरती पर कम से कम 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। खाद्य सुरक्षा, पोषण के साथ ही अच्छे रोजगार और आजीविका में भी मदद करते हैं। और खेलों में वहीं फ्रेंच ओपन में पुरुष वर्ग का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। पुरुष वर्ग के खिताबी मैच में यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर पहली बार फाइनल में प्रवेश किया। वहीं कार्लोस अल्कराज ने अंतिम 4 में मुसेटी को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। अर्जेंटीना के होरासियाओ और स्पेन के मार्शल ग्रेनोलर्स ने फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता के रोमांचक फाइनल मैच में होरासियाओ और मार्शल की जोड़ी ने ब्रिटिश जोड़ी को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। एक और खबर देखते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फेक वोटर लिस्ट के कांग्रेस के दावों को चुनाव आयोग सूत्रों ने खंडन किया है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के अपडेट करने की प्रक्रिया के बारे में पहले ही विस्तार से बताया है। मतदाता सूची में कोई भी नाम हटाना या जोड़ना संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के प्रावधानों के अनुसार ही होता है। महाराष्ट्र में ये प्रक्रिया राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त
नियुक्त 1,03,727 बूथ लेवल एजेंट की मौजूदगी में की गई, जिसमें कांग्रेस द्वारा नियुक्त 27,000 से ज्यादा एजेंट शामिल थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शामिल 9,77,90,752 मतदाताओं में से जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष केवल 89 ने ही अपील की है। ये अपील जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 24A के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष की गई है। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष केवल एक ही अपील दायर की गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।